तो आज दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इस फिज़िक्स अध्ययन में कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। इसका एक इंट्रोडक्टरी आज सेशन रहेगा कि व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार शुरू हुई, मतलब क्या क्या जो प्रायर नॉलेज में गलतियां थी कि उसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। ठीक है। और हम आज ये भी सीखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोग्रेशन किस टाइप से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है। आज का लेक्चर टोटली अपना बेस्ड होगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत मानी जाती है ईयर 1900 में। कौन से ईयर में? 1900 में। ठीक है। 1900 से पहले क्या था? 1900 से पहले थी अपनी क्लासिकल फिज़िक्स, जो अब भी है, ऐसी बात नहीं है। तो थी क्लासिकल में फिज़िक्स। तो क्लासिकल फिज़िक्स के मेन तौर पे हम 3 हिस्से कर सकते हैं, और 3 हिस्से कौन कौन से हैं हम देखते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के जो 3 मेन हिस्से हैं, एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरी है थर्मोडाइनमिक्स, और तीसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्लासिकल फिज़िक्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिकल फिज़िक्स का निर्माण करते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो वो आगे अगला अपना जो टॉपिक है वो है वो कौन कौन से डोमेन्स थे जहाँ अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। क्या हो गई थी टोटली बेटा? क्या हो गई थी? क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहली चीज़ है जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हम कवर कर चुके हैं। पहली चीज़ है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हाई। क्या है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी हाई हो। यहाँ पे मैं वेरी हाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि 1000 किलोमीटर पर सेकंड हो। मैं बात कर रहा हूँ वो कंपेरेबल हो ऑर्डर ऑफ 10⁻8 मीटर पर सेकंड में। समझ रहे हो? लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। मतलब उस ऑर्डर के कंपेरेबल हो। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो हम कह सकते हैं वो कंपेरेबल हो 3 लाख किलोमीटर पर आवर में। किस में हो? 3 लाख किलोमीटर पर आवर के कंपेरेबल हो। तो उस समय हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा ही था। उस समय हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। उस समय मतलब अगर हम चीज़ों का वैल्यूज़ को आगे, या किसी चीज़ की टाइम ट्रैवल को, या हम कह सकते टाइम ट्रैवल नहीं, सॉरी, हम कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना डिस्टेंस कवर में कितना टाइम लगाएगी, ये सब चीज़ें हम प्रेडिक्ट अपनी क्लासिकल थ्योरी लगा के उस स्पीड के लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस थ्योरी के लिए हमारे आइंस्टीन सर ने बहुत मेहनत करी और एक अपनी थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या चीज़ें, मतलब कि टाइम डिलेशन क्या होता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम एक बार से ऐसा लगता है हमें वो चीज़ें हज़म नहीं होती कि यार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डेली लाइफ में उसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो उसके लिए आई अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब ये अपने ज़्यादा कोर्स में नहीं है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो नहीं देखेंगे। और दूसरी जो फेलियर है अपना क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि वो एटॉमिक रियलम को एक्सप्लेन करने में वो क्या होगी? फेल हो गई। क्या होगी? वो फेल हो गई। तो जब वो एटॉमिक रियलम को एक्सप्लेन करने में फेल हुई तो उस समय कॉन्सेप्ट आया क्वांटम मैकेनिक्स का। किसका आया बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया कि जो एटॉमिक रियलम, मतलब एटॉमिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन की जो चीज़ें उस लेवल पे जो बातचीत होती है, उस लेवल पे जो काम होता है, उसको इसने समझाया। मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो इसने हमको क्या समझाया? इसने हमें समझाया जो अपने एटम के, जो हमने जब स्टडी की होगी कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ऑर्बिटल्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल्स में। एस ऑर्बिटल, पी में, डी में। तो क्या क्या शेप होती है? एस की शेप होती है स्फेरिकल शेप। क्या होती है? स्फेरिकल शेप। और अपने पी की शेप क्या होती है? डम्बल्ड शेप। कैसी होती है? डम्बल्ड शेप। और जो हमारा ये डी होती है वो कैसी होता है? डबल डम्बल्ड शेप। हमने सुना होगा डबल डम्बल्ड शेप होती है। तो ये सब शेप किससे आई है आपको पता है? ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है
क्वांटम मैकेनिक्स ने। ये एक्सप्लेन किसने किया? क्वांटम मैकेनिक्स ने। तो अब हम देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोग्रेस किस तरीके से हुई। क्या बेटा क्या हुई? क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोग्रेस किस तरीके से हुई वो हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ शुरुआत में बेटा, देखो कि 14 दिसंबर 1900, क्या था? 14 दिसंबर 1900 को सर मैक्स प्लांक ने प्रोड्यूस किए पेपर। मतलब जैसे अब कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो उसके पेपर पब्लिश होते हैं। आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होता सुन लीजिए। को वो जो भी काम करता है उसके एक बाकायदा रिकॉर्ड होता है, एक पेपर पब्लिश करना पड़ता है। पेपर पब्लिश किए, किस लिए पेपर पब्लिश किए? टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पेपर पब्लिश की। और हम शॉर्ट में हम दे सकते हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? E=H²। कौन सा फार्मूला दिया उन्होंने? कौन सा फार्मूला दिया? E=H² का फार्मूला दिया हमें। और ये जो फार्मूला है, जो देखने में इतना इजी लगता है, ये फार्मूला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें न्यू को हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें एनर्जी, किस चीज़ की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है। ये बहुत शानदार फार्मूला है, लेकिन आप समझ सकते हैं 14 दिसंबर 1900 को सर मैक्स प्लांक ने 1900 को सर मैक्स प्लांक ने हमें पेपर प्रोड्यूस किए। पेपर प्रोड्यूस करके हमें एक फार्मूला दिया। अभी के लिए था, देख सकते हैं, फार्मूला था E=H²। और ये फार्मूला बिगनिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स माना जाता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का इतिहास का सबसे पहला फार्मूला माना जाता है। और ये बहुत शानदार फार्मूला है, ठीक है। ये बहुत शानदार फार्मूला है। और ये जो 14 दिसंबर 1900 की डेट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बर्थ डेट मानी जाती है। क्या मानी जाती है बेटा? बर्थ डेट मानी जाती है। और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखो हुआ 1900 तक तो ये इन्होंने पेपर पब्लिश कर दी। अब बारी आई 1905 में। 1905 में क्या हुआ? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मज़ेदारी देखिए, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया इस फार्मूले से। किस फार्मूले से? जो सर मैक्स प्लांक ने दिया था 1900 में, E=H²। इस फार्मूले से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो देखो ये लिखा हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने लिखा हुआ है कि एल्बर्ट आइंस्टीन explains the photoelectric effect by applying Max Planck's theory of radiation using formula E=H²। और इसमें आपको बता दूं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक EM वेव है, लेकिन साथ ही साथ वो कंसिडर करता है कि जो एनर्जी होती है उसका वो एक पार्टिकल नेचर में होती है। मतलब ये डुअल नेचर को इसके एक्सप्लेन करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे बता रहा है हमें। आगे अब बारी है सर 1913 में सर नील्स बोहर ने क्या किया? सर नील्स बोहर ने दिया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। है हमने क्लासेस में पढ़ा है। उन्होंने क्या दिया? बोहर्स एटॉमिक मॉडल बाय इंट्रोड्यूसिंग क्वांटम कंडीशन ऑन एंगुलर मोमेंटम। क्या किया उन्होंने? एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन किया क्वांटम कंडीशन के बारे में बात करके। आगे बढ़ते हैं कि हम क्या देखते हैं कि ईयर 1923 में क्या हुआ? सर A.H. क्रॉम्पटन, कौन? सर A.H. क्रॉम्पटन ने दिया कॉम्पटन इफेक्ट। क्या दिया? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट हमें क्या बताता है? सर A.H. क्रॉम्पटन ने हमें दिया क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि क्वांटम इफेक्ट स्टेट दैट इन विच द स्कैटर, क्वांटम में सर A.H. क्रॉम्पटन ने उन्होंने स्कैटर करवाया एक्स रे को इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या किया? एक्स रे को इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर करवाया। और उन्होंने प्रूव किया। और उन्होंने इससे क्या प्रूव किया? कि एक्स रे इज़ पार्टिकल नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी हमें क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स, इट इज़ एन EM वेव। इट्स एन EM वेव, बट सर H. Compton says that X-ray is particle not EM wave। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं
आगे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो आगे जाके हमें थ्योरी को विस्तार में पढ़ना भी है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आए सर 1927 में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था। ठीक है, वो जो एटम्स न्यूक्लियस वगैरह वो चैप्टर थे, उसमें भी हमारे ये था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि पार्टिकल है वेव कैरेक्टर। जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वेव कैरेक्टर अपने अंदर साथ साथ में लेके चलता है। ठीक है, अब देखो, अब बात आ गई, एक मिनट, अब आया सन 1925। क्या आया, 1925। ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही थी। ठीक है, पैरेलल चल रही थी, कोई एक साथ नहीं थी, पैरेलल अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चीज़ें दे रहे थे। तो 1925 में हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस की अपनी मैट्रिक्स मैकेनिक्स। क्या यूज़ की, मैट्रिक्स मैकेनिक्स। और 1927 में आप देख सकते हैं, आप छोटा सा लिखा है, आपको दिख रहा होगा, 1927 में बोल देता हूँ, इरविन श्रोडिंगर सर ने बताई अपनी वेव मैकेनिक्स। क्या दी, अपनी वेव मैकेनिक्स। और ये दोनों जो मिल के हैं, ये कहलाई मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। क्या कहलाई, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। चलो मैं थोड़ी एक और बात आपको यहाँ बता देता हूँ, ये मैंने ऊपर लिख रखी है, देखो देखो यहाँ पे जो सन 1900 से लेके 1923 तक का समय था, मतलब सर मैक्स प्लांक सर से लेके सर एच कॉम्पटन सर का जो टाइम था, उसे हम कहते हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं, ओल्ड क्वांटम थ्योरी। लेकिन जो 1925 के बाद का जो पीरियड है, 1927, ये सब आगे चल के एक कहलाया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। क्या कहलाया, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। और आगे चल के इसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई। आफ्टर, देखो यहाँ लिखा है, इन दिस टाइम आफ्टर 1925 साइंटिस्ट होम कंटिन्यूस दिस थ्योरी। जो आगे चल के साइंटिस्ट ने जो इस थ्योरी को कंटिन्यू किया, उनमें थे पी.एम. डायराक, मैक्स बॉर्न, डब्ल्यू पॉली। ये साइंटिस्ट का भी आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। किसमें इंपॉर्टेंट रोल था, इनका इंपॉर्टेंट रोल था मॉडर्न क्वांटम थ्योरी को आगे बढ़ाने में, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोग्रेशन में। तो कुल मिला के शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई एटॉमिक रियलम को एक्सप्लेन करने के लिए। और सर मैक्स प्लांक्स जो उसके जन्मदाता बने, हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो इसका बेसिक फार्मूला बना, ये इसका बेसिक फार्मूला बना, E=h², ये इसका बेसिक फार्मूला बना इन द बिगनिंग। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स की बर्थ डेट भी हमने देखी, क्या थी, 14 दिसंबर 1900। ठीक है, मतलब चीज़ की शुरुआत हुई एटॉमिक लेवल तक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है वो भी हम आगे चल के बहुत अच्छे से समझेंगे। मतलब शुरुआत हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने कुछ चीज़ें दी, और उन्होंने मतलब शुरुआत से ही चीज़ों को, जो पुरानी क्लासिकल थिंकिंग है एटॉमिक रियलम पे, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें एस्टेब्लिश नहीं होती। उन्होंने एक अलग ही लेवल पे जाके उन्होंने इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और बड़ी, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या शानदार चीज़ें उन्होंने बताई है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो हम आपसे आगे जुड़ते रहेंगे और आगे डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में आगे कैसे प्रोग्रेस हुई, कैसे इसकी आगे कैसे कैसे इन्होंने सर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्वांटम इफेक्ट को इन्होंने E=h का यूज़ करते करते इनको एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू पूरा मेरे लेक्चर को पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, धन्यवाद।